Welcome to Vivaswan Educational Foundation, your gateway to success. Explore classes in UPSC, Defense, WBCS, Combined Course, CAT, CLAT, and many more. Subscribe now for expert guidance and quality education. एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है विवासवान एजुकेशनल फाउंडेशन में। लास्ट लेक्चर में हमने बातें करा था किसके बारे में, लाइट चैप्टर के बारे में। तो लाइट चैप्टर को मैंने आपको काफ़ी डिटेल्स में पढ़ाया, बहुत कुछ बातें करी हमने। अब हम उन्हीं लेक्चर्स को, उन्हीं टॉपिक्स को मैं आगे बढ़ाऊंगा और आपको और ज़्यादा नॉलेज दूंगा लाइट में, क्योंकि आपके एग्जामिनेशन फ्रंट व्यू से लाइट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो मेक श्योर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखा है, क्योंकि हम किसी एक दो चैप्टर पर डिस्कस नहीं करेंगे, पूरे के पूरे साइंस के सिलेबस को मैं आपको डिटेल में बताया जा रहा हूँ, जिसमें मैंने प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चंस को भी इंक्लूड करा है, जिससे कि आपको आइडिया लग जाएगा कि कहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और किस लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इन सभी आइडियाज़ को लगाने के लिए, कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़ जाइए और प्ले स्टोर से हमारे मोबाइल ऐप विवासवान एजुकेशनल फाउंडेशन का मोबाइल ऐप डाउनलोड करना ना भूलें। चलिए मैं उसी टॉपिक से स्टार्ट करता हूँ जहाँ पर हमने लास्ट लेक्चर में ख़त्म करा था। तो लास्ट लेक्चर में हम कहाँ थे? लास्ट लेक्चर में हम थे पेंसिल फोकस, सभी कुछ ये हो चुका है। और अगर नीचे जाऊँ तो हमने यहाँ तक बातें करा था, इमेज फॉर्मेशन इस वाले लास्ट का करा था। अब मैं क्या करता हूँ, इन सभी को एक समराइज़ कर देता हूँ, आपके लिए समरी दे देता हूँ आपको कि कहाँ पर ऑब्जेक्ट थे तो कहाँ पर इमेज बनेंगे। तो समरी में मैं क्या करूँगा, आपको मिरर फार्मूला यहाँ पर दिया गया है, जगह बहुत ही कम है, तो मैं यहाँ पर आपको एक समरी देता हूँ, जूम करके एक समरी देता हूँ। समरी के लिए मैं एक इस टाइप का एक बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर बना लेता हूँ, ताकि आपको और भी चीज़ें क्लियर रहे। चलिए, तो यहाँ पर देखिए समरी में हम क्या समझेंगे कि सबसे पहले तो सीरियल नंबर कर देता हूँ। मैंने आपको सब वैसे 5 पढ़ाया था, मगर मैं आपको यहाँ पर एक ज़्यादा पढ़ाऊँगा, और एक ज़्यादा मैं क्या पढ़ाऊँगा मैं आपको वही बताता हूँ। ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कर देता हूँ, ये कर देता हूँ इमेज डिस्टेंस, और लास्ट वाला कर देता हूँ नेचर ऑफ इमेज। लास्ट वाला मैं कर देता हूँ नेचर ऑफ इमेज। तो ये है हमारा सीरियल नंबर, ये है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को हम क्या से डिनोट करते थे? तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को हम यू से डिनोट करते थे। ये रहेगा हमारा इमेज डिस्टेंस, जिसको हम डिनोट करेंगे वी से, और ये रहेगा हमारा नेचर ऑफ इमेज। तो सबसे पहले मैंने बताया था कि ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि जो ऑब्जेक्ट है वो कहाँ पे है, सेंटर ऑफ कर्वेचर के बियॉन्ड है, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, बियॉन्ड सी, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। पेन को ज़रा पतला कर लूँ ताकि और अच्छा समझ में आपको आए। तो जब भी ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर है, तो जो इमेज बनेगा, जब ऑब्जेक्ट कहाँ था, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो इमेज कहाँ बना, तो इमेज बना बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस। और नेचर ऑफ इमेज की अगर हम बातें करेंगे, अगर आपको याद होगा, तो मैंने बोला था कि नेचर ऑफ इमेज में मैंने बोला था आपको कि जो इमेज है वो कैसा बना, थोड़ा सा छोटा बना, डिमिनिश बना। मैंने आपको ये टर्म बोला था, डिमिनिश्ड बना, और रियल बना, और इनवर्टेड बना। मैं शॉर्ट पे लिखता हूँ INV। दूसरा ऑब्जेक्ट कहाँ था, दूसरी बार ऑब्जेक्ट था सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, तो इमेज भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। और साइज की बातें करें तो सेम साइज, रियल एंड इनवर्टेड। उसके बाद बातें करें तो अब ऑब्जेक्ट कहाँ आ चुका है, तो ऑब्जेक्ट धीरे धीरे आगे बढ़ते बढ़ते सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच आ चुका है। तो इमेज कहाँ चला गया, इमेज दूर जाता जा रहा है, तो इमेज जा चुका है बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब साइज हो गया इन लार्ज, साइज हो गया लार्ज बोल सकते हैं, और ये रियल ही होगा, बिल्कुल रियल, और इन्वर्टेड ही होगा, जैसा कि पहले हमने बातें करा था। अगर मैं फोर्थ नंबर की बातें करूं, तो फोर्थ नंबर की बातें करें तो ऑब्जेक्ट आगे बढ़ता हुआ फोकस पे आ चुका है, और जब फोकस पे ऑब्जेक्ट आया तो इमेज कहाँ चला गया, इन्फिनिटी पे। और इस टाइम पे हाईली इनलार्ज इमेज बन चुका है, हाईली इनलार्ज्ड इमेज बन चुका है, और रियल ही होगा, मैंने बताया था आपको, और इन्वर्टेड। फिर आगे बढ़े 5 नंबर, जिसपे ऑब्जेक्ट था फोकस और ऑप्टिकल सेंटर या पोल के बीच। इस टाइम पे इमेज कहाँ बना, इमेज बना बिहाइंड मिरर। इमेज कहाँ बना, तो इमेज बना बिहाइंड मिरर, इमेज बना बिहाइंड मिरर। और मैं इसको यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ,
तो इमेज जब बिहाइंड मिरर बना तो अब जो इमेज था वो लार्ज तो हुआ मगर रियल नहीं हुआ। अब की बार हमें जो इमेज मिला वो वर्चुअल इमेज मिला और इन्वर्टेड नहीं मिला बल्कि इरेक्ट इमेज मिला, जिसका सर ऑब्जेक्ट के ही माफिक ऊपर की ओर पॉइंटेड था। लास्ट जो कि आपको सिलेबस में आपके यहाँ पर नहीं पढ़ाया गया, मैं पढ़ा रहा हूँ कि अगर ऑब्जेक्ट ही हो इन्फिनिटी पे, अगर ऑब्जेक्ट ही बहुत दूर हो तो इमेज बनेगा फोकस पे, और इमेज बहुत ही छोटा होगा उसको हम कहते हैं हाईली डिमिनिज्ड इमेज। और ये रियल होगा, ऑफ कोर्स रियल होगा, और इन्वर्टेड ही होगा। तो ये रहे 6 इमेजेस फॉर्म बाय कॉनकेव मिरर। अब कुछ और भी बातें हैं जो मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं, तो लेक्चर में आप बने रहिए और हमारे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करके रखिए। अब हम बातें करेंगे मिरर फॉर्मूला के बारे में। तो मिरर फॉर्मूला पढ़ाने से पहले मैं आपको दोबारा एक बार याद दिलाऊं कि ये हमारा क्या था। तो ये हमारा मिरर, जरा अच्छे से बनाओ मिरर को, ये हमारा मिरर प्रिंसिपल एक्सिस। अब मैं आपको कुछ पॉइंट्स याद दिलाऊं कि ये हमारा है फोकल, और इस डिस्टेंस को कहेंगे पोल से फोकस के डिस्टेंस को कहेंगे फोकल लेंथ। इसको मैं स्मॉल एफ से देता हूँ, इसको कैपिटल एफ से देता हूँ, ठीक है, या फिर इसको ही कैपिटल देता हूँ और इसको ही स्मॉल देता हूँ, ठीक है। ये है हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर। मान लीजिए यहाँ कहीं पर ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट से जो दूरी होगी पोल की, उस दूरी को हम यू कहते हैं। मान लीजिए यहाँ कहीं हमारा इमेज बना, तो इमेज से जो दूरी होगी पोल की उसको हम v नाम दिया करते हैं। आप लोगों को ये बातें पता है। अब v दैट इज इमेज डिस्टेंस, u दैट इज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और f दैट इज फोकल लेंथ। तो f को मैंने क्या बोला, फोकल लेंथ, v को क्या बोला, इमेज डिस्टेंस, v को हमने क्या कहा, इमेज डिस्टेंस, u को क्या कहा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कहा, और f को क्या बोला, फोकल लेंथ, f को नाम दिया फोकल लेंथ। अब इन तीनों के बीच एक रिलेशन है जिसको हम नाम देते हैं मिरर फॉर्मूला। क्या है वो रिलेशन? तो इन तीनों के बीच रिलेशन से बनता है मिरर फॉर्मूला, जो कि होता है 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। आपको इस फॉर्मूले के हेल्प से न्यूमेरिकल सॉल्व करने को दिया जाएगा। न्यूमेरिकल सॉल्व करने के टाइम आपको एक बात याद रखना है कि आपको साइन कन्वेंशन ठीक से लेना है कि आपको v को पॉजिटिव ले या नेगेटिव, u को पॉजिटिव ले या नेगेटिव। इसको ध्यान से समझने के लिए आप याद रखिएगा, जो भी कंटेंट मिरर के लेफ्ट साइड में होगा उसको हम नेगेटिव मानेंगे, और जो भी मिरर के राइट साइड में होगा उसे हम पॉजिटिव मान के चलेंगे। आगे मैं 1-2 क्वेश्चंस करूंगा तो आपको क्लियरिटी हो जाएगी कि कैसे मैं किसको लेफ्ट ले रहा हूँ, किसको राइट ले रहा हूँ, ठीक है। उस पर जाने से पहले मैं आपको क्या करता हूँ, ज़रा देख लो नीचे और क्या कंटेंट है, और मुझे कुछ कंटेंट्स आपको ज़रूर बोलना होगा। मैं आपको मैग्नीफिकेशन के बारे में भी बातें यहीं पर कर लेता हूँ, क्योंकि नीचे एक्स्ट्रा से मैग्नीफिकेशन लिखा हुआ नहीं है। तो एक टॉपिक जिस पे मैं आपसे बातें करूँगा अभी, वो है मैग्नीफिकेशन। मैग्नीफिकेशन का मतलब क्या होता है? मैग्नीफिकेशन का मतलब कि आपने जो इमेज बनाया वो ऑब्जेक्ट से बड़ा है या छोटा, तो उसके लिए उसको हम बोलते हैं मैग्नीफिकेशन, जिसको डिनोट करते हैं स्मॉल m से। तो मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला होता है हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, या फिर आप मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला ये भी यूज़ कर सकते हो माइनस ऑफ इमेज डिस्टेंस बाय ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो ये दोनों ही मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला होता है जिसको आपको काम में लेना है न्यूमेरिकल सॉल्व करते टाइम। चलिए, यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा गया है जो कि NDA 2016 में पूछा गया था। क्या बोला गया इस क्वेश्चन में? एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ ए कॉनकेव मिरर। तो एक कॉनकेव मिरर आपको पहले बना लेना है। इमेज बनाना, डायग्राम बनाना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में आपको उतना टाइम अगर नहीं मिलेगा फिर भी आप माइंड में एक डायग्राम जरूर बनाइए। मैं यहाँ पर आपको डायग्राम बना के समझाता हूँ। ये एक कॉनकेव मिरर है और ये पॉइंट को मैं बोलता हूँ फोकल लेंथ, और इस पॉइंट को बोलता हूँ सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही एक ऑब्जेक्ट को प्लेस्ड कर दिया गया है। तो ये रहा एक ऑब्जेक्ट एट सेंटर ऑफ कर्वेचर जो कि क्वेश्चन में दिया गया है। द फोकल लेंथ इज 16 सेंटीमीटर। तो जो फोकल लेंथ है वो है 16 सेंटीमीटर। तो ये जो सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा वो उसका डबल होता है। मैंने बोला था
कि फोकल लेंथ जो होता है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ होता है। तो अगर ये 16 है तो ये 32 हो जाएगा इस रिलेशन से। तो फोकल लेंथ 16 है तो सेंटर ऑफ कर्वेचर 32 सेंटीमीटर हो जाएगा। मतलब हमें फोकल लेंथ दे दिया गया 16 सेंटीमीटर और ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस भी दे दी गई जो कि 32 सेंटीमीटर दी गई है। इफ़ द ऑब्जेक्ट इज शिफ्टेड बाय 8 सेंटीमीटर टुवर्ड द फोकस, अगर ऑब्जेक्ट को आपने शिफ्ट कर दिया 8 सेंटीमीटर टुवर्ड द फोकस, मतलब आप यहाँ से लेकर के यहाँ तक लेके चले आए, यहाँ लेके चले आए कहीं, तो आप 8 सेंटीमीटर इसको शिफ्ट कर दिया आपने। तो अब जो नया ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस बनेगा वो कितना बना, पहले 32 था, अब आपने 8 शिफ्ट किया तो ये कितना बन जाएगा, 32 से आपने 8 शिफ्ट किया तो ये 24 हमारा बन जाएगा। तो 24 अब नया ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस हमारा आ चुका है। देन द नेचर ऑफ इमेज वुड बी, तो नेचर ऑफ इमेज मांगा है हमसे, कुछ मैथमेटिकल क्वेश्चन हमें करना ही नहीं है, मैं बेकार में ही मैथमेटिकल टर्म को लिखता गया, मुझे आपको समझाना था इसलिए। तो आप यहाँ से नेचर ऑफ इमेज को तो चुटकियों में निकाल सकते हो, चुटकियों में आंसर को निकाल दूंगा। पहले मैं आपको अगर इस क्वेश्चन को थोड़ा हार्ड किया जाए तो क्या होगा, मैं उस बारे में भी आपसे चर्चा कर लूँ। अगर इस क्वेश्चन को हार्ड किया जाए तो आपसे ये पूछा जाता कि हमने अगर ऑब्जेक्ट को टुवर्ड द मिरर शिफ्ट किया तो इमेज किधर शिफ्ट होगा, मिरर के तरफ शिफ्ट होगा या मिरर से दूर शिफ्ट होगा, ये पहली बात। दूसरी बात, इमेज कितना शिफ्ट होगा, ऑब्जेक्ट 8 सेंटीमीटर शिफ्ट हुआ तो मिरर कितना, इमेज कितना शिफ्ट होगा। तो ये आपका होमवर्क है, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर दोगे कि अगर मैंने ऑब्जेक्ट को 8 सेंटीमीटर टुवर्ड द मिरर शिफ्ट किया तो इमेज कितना सेंटीमीटर शिफ्ट होगा और किधर शिफ्ट होगा, टुवर्ड द मिरर या फिर टुवर्ड द मिरर शिफ्ट होगा या फिर अवे फ्रॉम द मिरर शिफ्ट होगा, ये आपको बताना है। अगर आप लोग मुझे इसका कमेंट में आंसर देते हो तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं भी आपसे सॉल्व होता है तो आप कमेंट कीजिए कि सर मुझसे ये सॉल्व नहीं हुआ, तो मैं आपको इसका आंसर सॉल्व करके दिखाऊंगा। फिर क्या बोला गया है यहाँ पर कि ऑब्जेक्ट, अब क्वेश्चन तो कुछ इजी है, बहुत इजी क्वेश्चन है। क्या है क्वेश्चन में, क्या बोला गया है, द नेचर ऑफ इमेज वुड बी। अभी अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ऑब्जेक्ट था तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही इमेज बनेगा, हम जानते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर पे हमारा क्या बनेगा, इमेज, तो नॉर्मली इमेज यहीं बनता। अब ऑब्जेक्ट आ चुका है बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस, तो इमेज कहाँ बनेगा, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, मतलब इमेज तो दूर शिफ्ट हो रहा है, ये तो हम समझ पा रहे हैं कि बियॉन्ड थोड़ा सा दूर शिफ्ट हो रहा है। और नेचर कैसा है, तो ये इनलार्ज हो गया, थोड़ा इनलार्ज हो गया और मतलब मैग्नीफाइड हो गया और रियल था, मैग्नीफाइड हो गया और रियल, क्योंकि लेफ्ट में बन रहा है ना, इमेज लेफ्ट में बन रहा है और पीछे बन रहा है, तो जितना सेंटर की वजह से दूर जाएगा उतना ज़्यादा मैग्नीफाइड होगा, जितना सेंटर की वजह से दूर जाएगा उतना ज़्यादा मैग्नीफाइड होगा। और लेफ्ट में मतलब रियल, तो आपको रियल ढूंढना है, तो यहाँ रियल है, यहाँ रियल है, यहाँ वर्चुअल, यहाँ वर्चुअल, गलत, और मैग्नीफाइड यहाँ पर है सही। तो हमारा ऑप्शन ए सही हो चुका है। जितना सेंटर ऑफ कर्वेचर से दूर जाएगा इमेज उतना ही ज़्यादा इनलार्ज बनेगा और लेफ्ट में है मतलब रियल इमेज बनेगा। चलिए, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था, आसानी से हमने इसे सॉल्व भी कर रखा है। आगे बढ़ते हैं, ये क्वेश्चन भी कुछ बोला गया है, 2016 का क्वेश्चन है, एनडीए में पूछा गया था। ए लेडी इज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ ए प्लेन मिरर एट ए डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर फ्रॉम इट। तो एक लेडी है जो प्लेन मिरर के ठीक 1 मीटर दूरी पे, प्लेन मिरर से 1 मीटर दूरी पे खड़ी है, 1 मीटर दूरी पे खड़ी है, ये हो गया ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। सी वॉक 60 सेंटीमीटर टुवर्ड द मिरर, उन्होंने क्या किया, 60 सेंटीमीटर वॉक किया टुवर्ड द मिरर। द डिस्टेंस ऑफ हर नाउ द हर सेल्फ, तो अभी द डिस्टेंस ऑफ हर इमेज, अभी मान लीजिए जब वो 60 सेंटीमीटर वो टुवर्ड द मिरर चल के आती है, मान लीजिए यहाँ वो चल के आ गई 60 सेंटीमीटर टुवर्ड द मिरर, ये 60 सेंटीमीटर है, थोड़ा और बनाता हूँ, 60 सेंटीमीटर ज़्यादा बड़ा होगा, यहाँ तक वो चल के आ गई 60 सेंटीमीटर। तो अब जो इमेज है उसका इमेज, मैं मान लेता हूँ उसका इमेज यहाँ कहीं बना, तो अब आपको बताना है कि इमेज से उसकी दूरी क्या है, ये है क्वेश्चन मार्क। अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा लैंग्वेज में ट्विस्टिंग था जो कि हम सॉल्व कर पाएंगे कि इमेज और हर सेल्फ में अब कितनी दूरी बच गई है। तो 60 सेंटीमीटर शिफ्ट होने के बाद मिरर से कितनी दूरी रह गई उस ऑब्जेक्ट की, तो ये रही मिरर से दूरी ऑब्जेक्ट की जो कि है 40 सेंटीमीटर। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस अब हो चुका है 40 सेंटीमीटर और इमेज डिस्टेंस मैंने बोला था आपको प्लेन मिरर पढ़ाते टाइम, अगर आपने नहीं देखा है तो फर्स्ट लेक्चर को चेक कीजिए, लाइट चैप्टर का, मैंने उसमें बोला था कि प्लेन मिरर से जितनी दूरी पर ऑब्जेक्ट होती है उतनी ही दूरी पर इमेज भी होता है। तो इमेज डिस्टेंस भी हमारा कितना हो जाएगा, 40 सेंटीमीटर ही हो जाएगा। तो ये डिस्टेंस भी हमारा कितना हो जाएगा, 40 सेंटीमीटर। तो आप अगर इन दोनों डिस्टेंस को कैलकुलेट करो तो ये आ जाएगा
80 सेंटीमीटर। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन और आसान सा आंसर, ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा, 80 सेंटीमीटर। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे अब बोला गया है इमेज फॉर्म बाय कॉन्वेक्स मिरर। हमने कॉन्केव मिरर से तो इमेज को बना लिया, अब हम कॉन्वेक्स मिरर से इमेज को बनाएंगे और चीज़ों को और बेहतरीन तरीके से समझेंगे। तो कॉन्वेक्स मिरर से सिर्फ 2 ही इमेज बनते हैं। मैं पहले कॉन्वेक्स मिरर को बना देता हूँ। ये रहा हमारा कॉन्वेक्स मिरर, अंदर की तरफ सिल्वरिंग होगा, अंदर की तरफ सिल्वरिंग होगा। तो मैं इसको अंदर की तरफ एक सिल्वरिंग सरफेस भी बना देता हूँ, जो कि अंदर की तरफ सिल्वरिंग हो चुका है। यहाँ पर मैं एक बनाता हूँ प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर पॉइंट्स बनाना ना भूले, फोकल लेंथ या फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो एक बार ऑब्जेक्ट को आप लीजिए इन्फिनिटी पे, मतलब ऑब्जेक्ट बहुत दूरी पे है। तो जब भी बहुत और दूरी पे ऑब्जेक्ट होता है तो उससे आने वाली रेज पैरेलल हो जाती है। तो उससे आने वाली रेज कैसी हो गई, पैरेलल हो गई। अब आप इधर में भी प्रिंसिपल एक्सिस का एक रेप्लिका बना दो, बना दिया। यहाँ पर भी आप पॉइंट ले लो, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब आपने देखा कि पहले आने वाली रेज, ये चूँकि ये कन्वर्जिंग मिरर है तो इसको कन्वर्ज कर दिया जाएगा। तो मैंने इसको कन्वर्ज कर दिया। अब ये रेज यहाँ पर आकर के कहीं पर मीट होता हुआ हमें दिख सकता है, क्योंकि ये एक इमेजनरी रे है। ये एक कैसा है, इमेजनरी रे है। तो इमेज कहाँ बना हमारा, फोकस पे। अगर हम नेचर ऑफ इमेज की बातें करें तो चूंकि राइट साइड में बन रहा है और एक इमेजनरी रे से बन रहा है, रियल नहीं है, तो जो इमेज होगा वो कैसा होगा, वर्चुअल इमेज होगा और बहुत ही छोटा होगा। आप देखो इमेज ऑब्जेक्ट कहीं इतना बड़ा होगा, अगर आप सोचो तो इमेज ऑब्जेक्ट कहीं इतना बड़ा होगा और इमेज कितना छोटा, इतना छोटा। तो ऑब्जेक्ट से इमेज बहुत छोटा, तो क्या बोलेंगे, हाईली डिमिनिश्ड इमेज बना है। हाईली क्या बना है, हाईली डिमिनिश्ड इमेज बना है। ठीक है, नेचर ऑफ इमेज वर्चुअल होगा और ये इरेक्ट बनेगा, क्योंकि राइट साइड बन रहा है तो कैसा बनेगा, इरेक्ट इमेज बनेगा। तो ऑब्जेक्ट एनीवेयर, एनीवेयर नहीं बोल सकते हम, ऑब्जेक्ट हम बोलेंगे एट इन्फिनिटी पर, तो इमेज बना फोकस पे, और नेचर ऑफ इमेज वर्चुअल, हाईली डिमिनिश और इरेक्ट। अब नेक्स्ट एक और इमेज बनाऊंगा, क्योंकि 2 इमेज ही बनते हैं यहाँ से। तो पहले मैं मिरर बना लेता हूँ, कॉन्वेक्स मिरर, अंदर की तरफ सिल्वरिंग मान लेता हूँ। ये रहा फोकस, ये रहा प्रिंसिपल एक्सिस, यहाँ पर पॉइंट्स मार्क कर लूँ, फोकल लेंथ, फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब मैं क्या करता हूँ, जो ऑब्जेक्ट है उसको, जो ऑब्जेक्ट है उसे मैं एनीवेयर, जहाँ कहीं भी मान लेता हूँ, एनीवेयर बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस। तो ऑब्जेक्ट को मैं मानता हूँ एनीवेयर, एनीवेयर बिटवीन पोल एंड इन्फिनिटी। इन्फिनिटी और पोल के बीच कहीं भी है। तो फर्स्ट रे जाएगा पैरेलल। तो पैरेलल जाए रेज कैसे जाएंगी, डाइवर्ज हो जाएंगी, और इसको हम सोचेंगे कि यहाँ पर आके कहीं ये मिलने के चांसेस तो है। दूसरा रे को मैं ऐसे दूंगा कि ताकि वो जा कर के सेंटर ऑफ कर्वेचर पे जाके मिले, और ये भी डाइवर्ज हो गई। तो एक्चुअली में तो ये रेस कभी मिलेंगे नहीं कहीं, सॉरी ये इसी लाइन में वापस आ जाएगी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, इसलिए एक्चुअली में तो ये रेस कहीं भी मिलेंगी नहीं, मगर हमारा वर्चुअल रे यहाँ कहीं मिल रहा है, हमारा वर्चुअल रे यहाँ कहीं मिल रहा है फोकस एंड पोल के बीच, फोकस एंड पोल के बीच। तो जहाँ पर वर्चुअल रे मिलेगा वहाँ बनेगा इमेज। तो इमेज कहाँ बना, इमेज बना हमारा बिटवीन फोकस एंड पोल बट द अदर साइड ऑफ द मिरर। नेचर ऑफ इमेज की बातें करी जाए तो नेचर ऑफ इमेज कैसा है, इमेज तो डिमिनिश तो है, छोटा तो है, डिमिनिश तो है, रियल नहीं है, वर्चुअल है, क्योंकि राइट साइड बना है इसलिए वर्चुअल है, और इरेक्ट है सर ऊपर, इसलिए क्या बोलेंगे कि ये इरेक्ट इमेज है। तो हमने 2 इमेज को भी देख लिया जो कि कॉन्वेक्स मिरर से बनाया जा रहा था। अब बातें करते हैं आगे, मैं बढ़ता हूँ आगे, आपको और चीज़ों को क्लियर करवाता हूँ। यहाँ पर देखिए रिफ्लेक्शन 2 तरह का हो सकता है, स्पेकुलर रिफ्लेक्शन और डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। अगर सीधे सीधे लाइट रेज आ करके सीधे सीधे चले जाए, सीधे सीधे आकर के सीधे चले जाए, तो इसको हम लोग बोलेंगे स्पेक्युलर रिफ्लेक्शन। अगर सरफेस जो है वो इरेगुलर सरफेस है, तो जो लाइट रे इधर आके गिरेगी वो ऐसे जा सकती है,
इधर गिरने वाली ऐसे जा सकती है, कोई कैसे भी जा सकता है, कोई इसका फिक्स वे नहीं रहेगा। तो इसको हम लोग कहेंगे डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। तो 2 टाइप के रिफ्लेक्शन को मैंने आपको समझा दिया है। अब रिफ्लेक्शन का पार्ट हमारा खत्म हो चुका है। अब हम एक नए लाइट के फिनोमेनन को पढ़ेंगे जिसको बोला जाता है रिफ्रैक्शन। तो मैं आपको अब समझाता हूँ रिफ्रैक्शन क्या है। रिफ्लेक्शन देखिए, रिफ्लेक्शन क्या था, जब लाइट आकर के किसी पॉलिश सरफेस पर टकराती है तो उसी मीडियम में वापस चली जाती है। इस फेनोमेनन को हम कहते थे रिफ्लेक्शन। अब रिफ्लेक्शन क्या होगा, मान लीजिए यहाँ पर एक नीचे में पानी है, नीचे में पानी है या कोई और सरफेस है। मैं सबसे अच्छा वाटर को ही ले लेता हूँ एग्जाम्पल के तौर पे। तो नीचे में आपने क्या ले लिया, वाटर ले लिया। ऊपर कुछ नहीं है तो ऊपर क्या है, एयर। और ये जो लाइन जो वाटर और एयर को, एक इमेजिनरी लाइन है जो वाटर और एयर को सेपरेट करता है, इस लाइन को हम बोलेंगे प्रिंसिपल एक्सिस। आप लोगों को पता है। और इसके ऊपर एक और लाइन, मैं इमेजिनरी लाइन बनाता हूँ जिसको मैं बोलूँगा नॉर्मल, ये भी आपको पता है। अब इस पर कोई लाइट रे अगर आके गिरे तो पानी पे क्या होता है, रिफ्लेक्शन तो हमें देखने को नहीं मिलता है। वो लाइट रे बिल्कुल इसके अंदर चली जाएगी। वो लाइट रे बिल्कुल कहाँ चली जाएगी, इसके अंदर चली जाएगी। मैं नॉर्मल को थोड़ा बड़ा बनाऊँ, नॉर्मल को थोड़ा बड़ा बनाऊँ, तो वो लाइट रे कहाँ चली जाएगी, इसके अंदर। वो लाइट रे इसके अंदर चली जाएगी। तो लाइट का एक मीडियम से चल के दूसरे मीडियम में जाना, यही कहलाता है रिफ्रैक्शन। अब रिफ्रैक्शन में आपको कुछ बातें समझनी होंगी। क्या है वो बातें? सबसे पहली बात कि इसको बोलेंगे इंसिडेंस रे, आप सभी को पता है। इसको बोलेंगे, इस वाले रे को बोलेंगे, इस वाले को बोलेंगे रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे। नॉर्मल के साथ इंसिडेंस रे का जो एंगल होगा उसको बोलेंगे आई, और एंगल आई का नाम होगा इंसिडेंस एंगल, आप सभी को पता है। और नॉर्मल के साथ रिफ्लेक्टेड रे का जो एंगल होगा उसको कहेंगे आर, और एंगल आर का नाम होगा रिफ्लेक्टेड एंगल, रिफ्लेक्टेड एंगल। अब आप देखोगे कि इस लाइट को जाना चाहिए था इस पाथ में सीधा, मगर ये सीधा नहीं जा करके नॉर्मल के तरफ बैंड हो गई। तो बैंड होने पर यहाँ पर भी एक एंगल सस्टेन हुआ। इस एंगल को हुआ बोलेंगे एंगल ऑफ डेविएशन, क्योंकि ये रे लाइट डेविएट हो गई। इसको हम डेल से डिनोट करते हैं, और डेल को हम क्या कहते हैं, एंगल डेल को कहते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। क्या कहते हैं, एंगल ऑफ डेविएशन बोला जाता है। इसको हम क्या कहते हैं, एंगल ऑफ डेविएशन। अब आप यहाँ पर जो मैंने इससे पहले बोला था कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ये बातें सही नहीं है। अब आप ऐसा कह सकते हो कि एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन प्लस डेविएशन को मिला के आप बोल सकते हो कि ये दोनों मिला करके एंगल ऑफ इंसिडेंस हो रहा है, जो कि मैं आगे आपको स्नेल्स लॉ में यहाँ पढ़ाऊँगा, चीज़ों को और क्लियर करवाऊँगा। तो आपको यहाँ पर चीज़ें समझ में आ गई होंगी, मुझे उम्मीद है। मैं यहाँ पर आपको एक और बात अगर बताऊँ कि मान लीजिए कि जहाँ पर एयर, अगर आपसे बोला जाए कि लाइट की स्पीड कहाँ ज़्यादा होगी, एयर में या वाटर में, तो आप कहोगे कि लाइट की स्पीड एयर में ज़्यादा होगी, क्योंकि हर किसी चीज़ की साउंड को छोड़ के उसकी स्पीड एयर में ज़्यादा होती है। तो जहाँ पर लाइट की स्पीड ज़्यादा होगी उसको हम लोग बोलेंगे रेयरर मीडियम, रेयरर मीडियम। जहाँ पर लाइट की स्पीड ज़्यादा होगी उसे हम कहेंगे रेयरर मीडियम, और जहाँ पर लाइट की स्पीड कम होगी उसे हम कहेंगे डेंसर मीडियम। तो बातों को याद रखिए, जहाँ पर लाइट की स्पीड ज़्यादा उसको कहेंगे रेयरर मीडियम, जहाँ पर लाइट की स्पीड कम उसको बोलेंगे डेंसर मीडियम। तो अब एक बात को आप याद रखिए हमेशा, जो कि मैं आपको यहाँ समझा देता हूँ। ये प्रिंसिपल एक्सिस है और इसको मैं नॉर्मल मान लेता हूँ, इसको नॉर्मल मान लेता हूँ, प्रिंसिपल एक्सिस नॉर्मल। तो अगर यहाँ पर रेयरर मीडियम है और यहाँ डेंसर मीडियम है, अब उल्टा कर देता हूँ, यहाँ डेंसर और यहाँ रेयरर कर देता हूँ। तो अगर कोई लाइट रेयरर से डेंसर के तो और जाए, रेयरर से डेंसर की ओर जाते टाइम वो लाइट रे जो है वो टुवर्ड द नॉर्मल डेविएट हो जाएगी। तो रेयरर से डेंसर में जाते टाइम टुवर्ड द नॉर्मल डेविएट होगी लाइट रे। और अगर आप डेंसर से रेयरर में जाओ, मतलब ऊपर की ओर डेंसर मीडियम रख लो, वाटर का रख लो, और नीचे एयर का रख लो, तो डेंसर से रेयरर जाते टाइम ये सीधी नहीं जा करके अवे फ्रॉम नॉर्मल चली जाएगी। कहाँ चली जाएगी, अवे फ्रॉम नॉर्मल। तो याद रखिएगा कि रेयरर से डेंसर जाते टाइम टुवर्ड द नॉर्मल, और डेंसर से रेयरर जाते टाइम अवे फ्रॉम द नॉर्मल लाइट बैंड हो जाती है। आगे कॉन्सेप्ट्स को और मैं आपको समझाता हूँ। देखिए क्या बोला गया है, लुमिनस वर्सेस इल्यूमिनस ऑब्जेक्ट क्या होता है। द ऑब्जेक्ट दैट वी सी कैन बी प्लेस इनटू वन ऑफ टू कैटेगरीज, लुमिनस और इल्यूमिनस। मतलब जो भी ऑब्जेक्ट को हम देखते हैं उसको या तो लुमिनस बोला जाएगा
या फिर इल्यूमिनेंस बोला जाएगा। लुमिनस किसको बोला जाता है? द ऑब्जेक्ट दैट जनरेट देयर ओन लाइट, जो अपने लाइट को, अपना बॉडी से लाइट जनरेट करता है, उसको क्या कहते हैं? लुमिनस ऑब्जेक्ट। और ऐसा ऑब्जेक्ट जो लाइट को जनरेट नहीं कर पाता है उसको बोला जाता है द ऑब्जेक्ट दैट आर कैपेबल ऑफ रिफ्लेक्टिंग लाइट टू आवर आई। लाइट को जनरेट नहीं कर पाता है मगर लाइट को रिफ्लेक्ट करता है हमारे आंखों की तरफ, हमारे आंखों में, उसको बोला जाता है इल्यूमिनेटेड ऑब्जेक्ट। द सन इज एन एग्जाम्पल ऑफ लुमिनस ऑब्जेक्ट वाइल द मून इज एन एग्जाम्पल ऑफ इल्यूमिनेटेड ऑब्जेक्ट, आपको पता है। अब रिफ्लेक्शन को और ज़्यादा डिटेल में पढ़ा जाए तो क्या बोला जाएगा? व्हाट हैपेंस टू द लाइट व्हेन स्ट्राइक टू द सरफेस। अगर एक सरफेस पे लाइट स्ट्राइक करेगी तो तीन चीज़ होगा। क्या क्या होगा? लाइट कुछ एब्जॉर्व होगी, कुछ रिफ्लेक्ट होगी और कुछ रिफ्लेक्ट होगी। मैंने आपको बताया 100% लाइट अगर आकर के सरफेस पे टकराती है तो किस तरह से वो सरफेस बिहेव करता है, उसको मैंने आपको परसेंटेज वाइज सिखाया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। टर्म यूज़ किया जाएगा जो कि मैंने आपको नॉर्मल, इंसिडेंस रे, रिफ्लेक्टेड रे, इन सभी टर्म्स को आपको पढ़ा रखा है ऑलरेडी। आप लोग एक बार रीड करोगे तो ये आपको समझ में आ जाएगा। एंगल ऑफ इंसिडेंस बता दिया, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बता दिया, और टू एंगल नेवर इक्वल, ये भी मैंने आपको बता दिया। चलिए अब हम बातें करते हैं स्नेल्स लॉ की बातें करते हैं। तो स्नेल्स लॉ में क्या है आपको पता ही होगा। मैंने आपको बोल दिया एंगल ऑफ राइट रे, आने वाली रे, ये इंसिडेंस रे, ये रिफ्लेक्टेड रे, ये सभी मैंने आपको बता दिया। नॉर्मल, मीडियम 1, मीडियम 2 सब बता दिया मैंने आपको। अब स्नेल्स लॉ क्या कहती है? स्नेल्स लॉ का कहना है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस, आने वाली एंगल, जाने वाली एंगल और नॉर्मल तीनों सेम प्लेन पे होगा। तो फर्स्ट क्या है स्नेल्स लॉ में? फर्स्ट क्या है? इंसिडेंस रे, क्या है? इंसिडेंस रे, कॉमा रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाइज ऑन दी सेम प्लेन। सब कहाँ पे होंगे? सब सेम प्लेन पे होंगे। दूसरी बात कि साइन ऑफ एंगल ऑफ आई, ऐसे बोलता हूँ मैं इसको, द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल आई टू दी साइन ऑफ एंगल आर इज कांस्टेंट। तो मैंने क्या बोला? साइन ऑफ एंगल आई को मतलब इंसिडेंस एंगल के साथ साइन को मल्टीप्लाई कर दो, और साइन आर को अगर आप डिवाइड करो तो उसका जो रेशियो आएगा वो एक कांस्टेंट आएगा, और उस कांस्टेंट को हम बोलते हैं म्यू। मतलब म्यू इसका सिंबल है, ग्रीक सिंबल है ये, और इसको हम बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसका एक नाम है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब ये क्या होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, मैं आपको आगे डिटेल में समझाता हूँ। सबसे पहले यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया गया है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है मैं आपको समझाऊंगा। उससे पहले यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन को करने के बाद रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नहीं दिया गया, मैं समझाता हूँ इस ब्लैंक पेज में कि क्या होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, मैं आपको वो समझा देता हूँ। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? चलिए, ये क्या है? ये है, पेन का कलर चेंज कर लूँ, ये है द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू दी स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम। मतलब क्या, मैं आपको समझाता हूँ। दैट मीडियम, मान लीजिए कि आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर फाइंड करना है विथ रिस्पेक्ट टू एयर, या विथ रिस्पेक्ट टू वैक्यूम लेता हूँ या एयर लेता हूँ। तो आपको क्या करना है? अच्छा पहले से नहीं करता हूँ, मैं नॉर्मल लेता हूँ। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर फाइंड करना है तो आपको क्या करना होगा? यहाँ लिखना होगा स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम बाय स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर। तो मैं क्या करता हूँ? स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर, लिक्विड लाइट इन वैक्यूम और वाटर। तो इसी तरह से अगर आपको ग्लास फाइंड करना है तो आपको करना होगा स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम बाय स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। जो कि स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास अगर आपको पता हो, ये वैसे ये सब दिया रहता है ना। तो अगर आपको बोला जाए कि स्पीड ऑफ लाइट को हम स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम को हम सी बोलते हैं और किसी मीडियम को वी बोलते हैं।
तो मान लीजिए अगर आपको दिया गया है कि स्पीड ऑफ लाइट c जो है वो पता होता है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड है, और स्पीड ऑफ लाइट ग्लास का जो है वो है 2 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड है। तो अगर आपको बोला जाए कि आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास निकालो, तो आप कैसे निकालोगे? तो आप क्या करोगे, वैक्यूम में और ग्लास का स्पीड को लिखोगे। तो वैक्यूम में कितना है 3 इंटू 10⁸, और ग्लास का कितना है 2 इंटू 10⁸। अगर आप यहाँ से कैंसिल करने जाओ तो काफ़ी चीज़ें कैंसिल हो जाएंगी। ये कैंसिल हो गया, 1.5 हमारा आंसर आ जाएगा, 1.5। तो क्या होगा यूनिट? तो स्पीड ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज़ 1.5। ये हमारा हो गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास। अब इसकी यूनिट क्या होगी? तो ये यूनिट लेस होती है, क्योंकि रेशियो है इसलिए क्या है, यूनिट लेस फिजिकल क्वांटिटी है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसी तरह से अगर आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, अगर आपको बोला जाए ये क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास, ऐसे भी आपको निकालने दिया जा सकता है। तो जो इधर में होगा उसको ऊपर लिखोगे आप, स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास बाय स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर। तो इसको आप कैसे पढ़ोगे? आप इसको नाम दोगे, इसको पढ़ोगे ऐसे, इस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास, इसका प्रोनाउंसिएशन ऐसे होता है। और इसको निकालते कैसे हैं? पहले स्पीड ऑफ ग्लास देंगे ऊपर में, और फिर स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर देंगे नीचे में, और ऐसे करके आप इसको निकाल सकते हो। तो कुछ आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स याद रखनी होती है, जो कि आपको हो गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वैक्यूम में, तो हटाओ, वैक्यूम नहीं चाहिए आपको। एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है? तो एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.0000277, जो कि आप नियरली 1 ही ले सकते हो, इसमें कोई दोहराई नहीं है। वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है? म्यू ऑफ वाटर कितना होता है? म्यू ऑफ वाटर होता है हमारा 1.33। म्यू ऑफ ग्लास कितना होता है? तो म्यू ऑफ ग्लास होता है 1.5। सम टाइम म्यू ऑफ डायमंड भी पूछ लिया जाता है। म्यू ऑफ डायमंड हमारा होता है 2.4117, आप ऐसे याद रख सकते हो। तो ये 3-4 चीज़ें हैं जो आपके काम की चीज़ें हैं, जो आपको याद रखनी है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से रिलेटेड। तो मैंने आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को भी डिटेल में पढ़ा दिया। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है जो कि कहीं ना कहीं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से रिलेटेड है। चलिए, ये एनडीए 2014 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। क्या बोला गया है? ए रे ऑफ लाइट ट्रेवल फ्रॉम ए मीडियम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N1 टू द मीडियम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N2। मतलब कि यहाँ पर एक मीडियम है जिसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये मीडियम 1 है मान लीजिए, और ये मीडियम 2 है। इसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है μ1, म्यू को नहीं n बोला गया है, चलिए n1 ही मान लेता हूँ, और इसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है n2। चलिए, द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज I। तो ये अगर नॉर्मल है तो मैं यहाँ पर अगर एक रे बनाऊँ, इंसिडेंस रे, तो इसका जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है I है, सीधा चला गया और थोड़ा डेविएट हो गया, एंगल ऑफ इंसिडेंस R है। मैं इसको एज्यूम कर लेता हूँ कि n2 ज़्यादा है, एंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज R, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन को R बोल दिया गया है। तो साइन I बाई साइन R क्या होगा? तो मैं आपको बता देता हूँ कि स्नेल्स लॉ में साइन I बाई साइन R क्या था? म्यू था, या म्यू को आप n बोलते हो, n ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 था। तो याद रखना है आपको कि आपको कैसे करना है डिवाइड, जो पहले होगा उसको ऊपर लिखना है, तो n1 ऊपर, और जो बाद में होगा उसको नीचे लिखना है, तो n2 नीचे। तो साइन I बाई साइन R इज इक्वल टू n1 बाई n2। सॉरी, ये मैंने थोड़ा गलत बोल दिया, ऊपर में होगा हमारा n2, वो वेलोसिटी के लिए था, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिए n2 ऊपर होगा, n1 नीचे होगा। आपको याद रखना है कि जो नीचे वाला है उसको आपको ऊपर लिखना है, जहाँ लाइट जाती है और जहाँ से आती है ऐसे करना होता है। तो आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा? साइन I n1 साइन I इज इक्वल टू n2 साइन R, ऐसे भी याद रखा जा सकता है। चूँकि हमारा आंसर यहीं से बन जा रहा था, जो कि हो गया साइन I बाई R इज इक्वल टू n2 बाई n1। तो ऑप्शन सी हमारा सही हो गया, n2 बाई n1। चलिए आगे बढ़ते हैं और बाकी क्वेश्चंस को मैं आपको दिखाता हूँ। क्या बोला गया इस क्वेश्चन में? इफ द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए ग्लास एंड वाटर इज 3/2 एंड 4/3 रिस्पेक्टिवली, देन व्हाट विल बी द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास एंड द वाटर। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास बोल दिया गया है विथ रिस्पेक्ट टू वैक्यूम 3/2, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर बोल दिया गया है विथ रिस्पेक्ट टू वैक्यूम 4/3। तो हमसे क्या मांगा है? स्पीड वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास बाय वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वाटर का रेशियो मांगा गया है। तो हम क्या जानते हैं, नॉर्मली हमें पता है कि
म्यू ऑफ वाटर क्या होता है, C बाई V ऑफ वाटर, और म्यू ऑफ ग्लास क्या होता है, C बाई V ऑफ ग्लास। तो हमें क्या मांगा है, ग्लास बाई वाटर मांगा है, ठीक है। तो मैं इन दोनों को डिवाइड कर देता हूँ आपस में। तो डिवाइड करूँगा तो क्या आ जाएगा, डिवाइड करूँगा तो आ जाएगा म्यू ऑफ वाटर बाई म्यू ऑफ ग्लास, जो कि आ जाएगा C बाई V ऑफ वाटर इनटू में C बाई V ऑफ ग्लास। और C से C को मैं कैंसिल कर सकता हूँ, क्योंकि दोनों सेम है। तो आंसर हमारा कुछ ऐसा बन जाएगा कि V ऑफ ग्लास बाई V ऑफ वाटर। ये आपको मैंने, इस बात को मैंने यहाँ पर लिखा। तो ये कि जो इस तरह से इस फॉर्मेट में ही आ चुका है। तो क्या आ जाएगा, म्यू ऑफ वाटर को यहाँ लिख देता हूँ, म्यू ऑफ ग्लास को नीचे, म्यू ऑफ वाटर कितना है, तो 4/3 है, और ग्लास कितना है, तो ग्लास 3/2 है, तो जो कि 8/9 आता हुआ दिख रहा है मुझे। तो आंसर हो जाएगा 8/9, ऑप्शन डी हमारा सही आंसर है। NDA 2017 में पूछा गया था, इजी आंसर क्वेश्चन है, कुछ खास क्वेश्चन नहीं थे, बस इसको आपको ठीक से पुट करना था वैल्यूज़, तो आपको आंसर सही से निकल के आ जाएगा। इफ़ द स्पीड ऑफ लाइट इज़ 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, वैक्यूम में बात की जा रही है, एयर में। चलिए, द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास कितना होगा, अगर रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कितना है ग्लास का, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास दे दिया गया है 1.5, और स्पीड ऑफ लाइट आप इसको C मान लो, वो दे दिया गया है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो हमें बोला गया है स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास क्या होगी। तो हम क्या जानते हैं, म्यू ऑफ ग्लास इज इक्वल टू C बाई V ऑफ ग्लास। V ऑफ ग्लास को सब्जेक्ट बनाएंगे तो C बाई म्यू ऑफ ग्लास आ जाएगा। C कितना है, 3 × 10⁸, और म्यू कितना है 1.5, जो कि यहाँ पे इसको 30 बना देगा। तो 30 को अगर मैं इसको कैंसिल करूँगा तो क्या हो जाएगा, ये 15 1 15, 15 2 30, जो कि हमारा आ गया 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास इज 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ऑप्शन ए में हमें ये ऑप्शन दिख चुका है, तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दैट इज़ 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये क्वेश्चन कब पूछा गया था, तो NDA 2014 में पूछा गया था। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन, हमने इसका आंसर भी आसानी से निकाल लिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, और चीज़ों को करवाता हूँ मैं आपको। अब एक नया टॉपिक आ चुका है जिसका नाम है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। मैं आपको ये भी समझाता हूँ। देखिए, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन किसे बोला जाता है, इसके नाम में ही पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट छुपा हुआ है। पहले मान लीजिए कि एयर, ये ग्लास है और ये एयर है, तो लाइट रे ग्लास से चल के जब जा रही होगी एयर में, तो चूंकि डेंसर टू रेयरर होने की वजह से ये सीधी नहीं जा करके अवे फ्रॉम नॉर्मल चली जाएगी, नॉर्मल से दूर चली जाएगी। तो ये नॉर्मल हमारा रिफ्रैक्शन हो गया। अब एक ऐसा एंगल पे हम इसे सब्सटेंड करेंगे जो कि एक्चुअली में होता है, इस एंगल पे जब आप इसको सब्सटेंड करोगे, इसको हम लोग साइन C बोलते हैं या थीटा C बोलते हैं, थीटा C। आप इसको ऐसे एंगल पे सब्सटेंड करो कि ये लाइट रे बाहर ना जाके 1% भी बाहर ना जाके 100% सरफेस को ग्रेस करके चला जाए, सरफेस को ग्रेस करके चले जाए। तो ऐसा भी फिनोमेना देखने को मिलता है। इस थीटा C से थोड़ा सा अगर आप एंगल को बढ़ा दो, मतलब आप इस आई को थीटा C से थोड़ा सा भी बढ़ा दो, अगर थीटा C से थोड़ा सा भी बढ़ा दो, तो लाइट ना तो इधर जाएगी, लाइट ना ही सरफेस को ग्रेस करेगी, कहीं नहीं जाएगी, बल्कि टोटली पूरा का पूरा लाइट अंदर की ओर चली आएगी। तो टोटल लाइट अंदर चली आती है, तो टोटल के लिए टोटल, अंदर के लिए इंटरनल, और अंदर टकरा के आ रही है तो रिफ्लेक्शन। इसलिए इसको बोला गया है कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, क्योंकि यहाँ पर मान लीजिए कि 1% लाइट का एब्जॉर्प्शन हो रहा है, 95% लाइट का रिफ्रैक्शन हो रहा है, और कुछ ना कुछ रिफ्लेक्शन भी हो रहा होगा, 2 to 3% का रिफ्लेक्शन भी हो रहा होगा, या 4% का रिफ्लेक्शन हो रहा होगा। मगर यहाँ पर 100 का 100% ही रिफ्लेक्ट कर जा रहा है, इसलिए बोला जाता है टोटल, और अंदर आ रहा है इसलिए इंटरनल और रिफ्लेक्शन। तो ये है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अब जिस एंगल पे ये 90 डिग्री पे चली जाएगी, इस एंगल को बोला जाता है क्रिटिकल एंगल। इस एंगल को बोला जाता है क्रिटिकल एंगल, इस एंगल को बोला जाता है क्रिटिकल एंगल। तो ये ग्लास है, तो ग्लास के लिए क्रिटिकल एंगल का वैल्यू कुछ और होगा, वाटर के लिए कुछ और होगा, और गैस
एयर के लिए कुछ और है, कैरोसिन के लिए अलग है, पेट्रोल के लिए अलग है। तो हर एक मीडियम के लिए क्रिटिकल एंगल का वैल्यू डिफरेंट डिफरेंट होता है। तो ये रहा क्रिटिकल एंगल का कॉन्सेप्ट, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है, फिर भी मैं आपको एक बार समझा देता हूँ कि वो एंगल जिस पे लाइट 90 डिग्री नॉर्मल से चले जाए उसको हम बोलते हैं क्रिटिकल एंगल। ग्लास के लिए ये क्रिटिकल एंगल 42 डिग्री होता है। मतलब आप ग्लास के अंदर का 42 डिग्री पर लाइट को रिफ्लेक्ट कराओ तो वो ना अंदर जाएगी ना बाहर, बल्कि सरफेस को ग्रेस करके चली जाएगी। क्रिटिकल एंगल इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस अबव विच द टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑकर। और इससे ज़्यादा पे ही टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन देखने को मिलता है, अबव विच, जिसके ऊपर मिलेगा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन देखने को। इट इज डिफाइंड एज द एंगल व्हेन द इंसिडेंस रे इज ऑफ सच एन एंगल दैट द रिफ्लेक्टेड रे आर राइट एंगल टू इच अदर। तो इंसिडेंस रे बिल्कुल इंसिडेंस रे और रिफ्लेक्टेड नहीं होगा, वो आप बोल सकते हो नॉर्मल के साथ राइट एंगल होगा, नॉर्मल के साथ राइट एंगल होगा, नॉर्मल के साथ बोल सकते हो आप, ठीक है। तो क्रिटिकल एंगल देखिए ग्लास के लिए 48 डिग्री है, यहाँ पर, यहाँ 42 डिग्री दिया था। इसको मैं एक बार देख के आपको बताऊंगा कौन सा सही है। और डायमंड के लिए 24, वाटर के लिए 48.75, ये अलग अलग ऑब्जेक्ट के लिए अलग अलग क्रिटिकल एंगल का वैल्यू होता है। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या है? द कंप्लीट रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बाय रीचिंग एन इंटरफेरेंस ऑफ ग्लास डेंसर मीडियम एट द एंगल ऑफ इंसिडेंस एक्सीड द क्रिटिकल एंगल। अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल को एक्सीड कर जाए तो हमें टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन देखने को मिलता है। डिफरेंट यूज ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के अलग अलग यूज होते हैं, जिसमें क्या है, गोनियोस्कोपी employs the total internal reflection to view the anatomical angle between the eyes, cornea and iris। तो इसमें हम लोग गोनियोस्कोपी में भी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन को यूज करते हैं। तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन इज ऑपरेटिंग प्रिंसिपल ऑफ ऑप्टिकल फाइबर। जो केबल लाइंस हो या फिर जो भी नेटवर्क्स के लाइंस होते हैं, जो पाइप्स होते हैं, जो फाइबर्स होते हैं, उसमें भी कहीं ना कहीं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ही काम करता है। उस पाइप के अंदर इस तरह से लाइट का या वेव का टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होकर के एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में लाइट को पहुंचाया जाता है, वेव को पहुंचाया जाता है, विच आर यूज इन इंडोस्कोपी एंड टेलीकम्युनिकेशन। तो इंडोस्कोपी जो क्या आता है मेडिकल प्रोसीजर में, वहाँ पर भी हम लोग टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन को काम में लेते हैं। यहाँ देखिए एक क्वेश्चन पूछा गया है जो कि शायद टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन से रिलेटेड है। चलिए क्वेश्चन को पढ़ता हूँ, क्या बोला गया है। 2015 का यह क्वेश्चन है। अगर बोथ स्टेटमेंट सही होगा, इफ द बोथ स्टेटमेंट आर इंडिविजुअली ट्रू, स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, अगर स्टेटमेंट 2 सही एक्सप्लेन कर दे तो ऑप्शन ए होगा। दोनों अगर सही हो जाए मगर एक्सप्लेन ना कर पाए, नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन, तो ऑप्शन बी होगा। सही मगर दोनों एक्सप्लेन ना कर पाए, स्टेटमेंट 1 ट्रू होगा और 2 फॉल्स होगा तो ऑप्शन सी, और 1 ट्रू, सॉरी 2 ट्रू और 1 फॉल्स, ऑप्शन डी। चलिए सही बात है। डायमंड इज वेरी ब्राइट, सही बात है, तो स्टेटमेंट 1 तो हमारा सही हो गया। डायमंड हैज़ वेरी लो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, सही बात है, नहीं सॉरी गलत बात है, क्योंकि 2.4 होता है जो कि वाटर का 1.33 था और ग्लास का 1.5 था, इनसे ज़्यादा ही है, तो वेरी लो तो नहीं होगा, तो गलत बात है। तो पहला सही दूसरा गलत, तो हमारा ऑप्शन सी हो गया इसका आंसर। तो इसका आंसर हम क्या मारेंगे? ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया है? ये क्वेश्चन 2015 में पूछा गया था। 2015 का यह क्वेश्चन है। देखिए जरा क्या बोला गया। ऑप्टिकल फाइबर की बातें की गई है यहाँ पर। the optic fiber through bend in the manner allow light to pass through what is the interference of one can draw from it। the concept that light travel in straight line path नहीं, ये total internal reflection का phenomenon है। the light can flow through the optical fiber, the light can travel through the optical fiber because their ductility, ये बात भी गलत है। the light can travel through the optical fiber due to multiple total internal reflection, बात सही है। तो ऑप्शन डी, क्योंकि मैंने आपको दिखाया ऑप्टिकल फाइबर के अंदर मल्टीपल टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन देखने को मिलता है। यहाँ से लाइट स्टार्ट होगा, 1 2 3 4, ऐसे मल्टीपल टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होकर के लाइट को बाहर रिसीव किया जाता है। तो अब हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे मिराज। यहाँ तक मैंने काफ़ी कॉन्सेप्ट्स को आपको समझा रखा है जिससे कि आपको बहुत मदद हो चीज़ों को समझने में। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और प्ले स्टोर से हमारे मोबाइल ऐप विवास वन एजुकेशनल फाउंडेशन का मोबाइल ऐप को डाउनलोड कीजिए, क्योंकि कुछ वीडियोस वहाँ भी आने वाली है। तो मिलते हैं लाइट के नेक्स्ट वीडियो में। लाइट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, मैं इसको बहुत डिटेल में हर एक क्वेश्चन को लेके पढ़ा रहा हूँ, तो एक भी लेक्चर देखना मत भूलिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।
Thank you for learning with Vivas One Educational Foundation. For contents like this, follow us on Facebook and Instagram today.